हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सागर क्लासेस आरटीके पे। देखिए, जो हम आर्मी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 24 प्रैक्टिस सेट जो है वो करेंगे। इससे पहले हम 23 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। और जिन बच्चों ने प्रैक्टिस सेट पहले वाले नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं और पहले वाले प्रैक्टिस सेट देखें। तो देखें भाई, क्या कहता है सागर क्लासेस रोहतक, सागर क्लासेस आरटीके पे स्वागत है आपका। अभ्यास पेपर सेट 24, और इसमें पता है आपको कुल पर्सन जो है वो 30 मिलेंगे, 15 एसएस के और 15 सामान्य विज्ञान के। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध पर्सन पूछ सकता है कारगिल कहाँ है, तो स्टूडेंट्स जे एंड के में कारगिल स्थित है। और इस कारगिल युद्ध के समय, युद्ध कब हुआ था, तो स्टूडेंट्स देखिए कारगिल युद्ध के समय जनरल कौन थे? किसके? भारतीय सेना के, भारतीय सेना के। कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? तो ये थे स्टूडेंट्स आपके वीपी मलिक। आंसर आ जाएगा वीपी मलिक या वेद प्रकाश मलिक। वेद प्रकाश मलिक जो है उस समय भारतीय सेना के जनरल थे। लगभग 2 महीने यह युद्ध चला था। प्रश्न पूछता है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस तो ये मनाया जाता है स्टूडेंट्स आपका 26 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। जो भारत की कुछ एक पोस्ट थी उन पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद में भारतीय सेना ने उनको छुटवाया और ये युद्ध हुआ था 1999। तो देखें भाई, उस समय पाकिस्तान की स्थिति क्या थी? तो पाकिस्तान में आर्मी प्रमुख जनरल परवेज, पाकिस्तान के उस समय स्टूडेंट्स बता दें आपको, जनरल परवेज मुशर्रफ थे। और पाकिस्तान के पीएम जो थे वो नवाज शरीफ थे। परवेज मुशर्रफ और पीएम कौन थे? नवाज शरीफ। भारत में जो पीएम थे स्टूडेंट्स, भारत में अटल बिहारी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत में जो पीएम थे। और उस समय स्टूडेंट्स पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ जनरल थे और पीएम नवाज शरीफ थे। 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस यह मनाया जाता है। कई बार पूछा जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। जनरल कौन थे? वीपी मलिक थे, वेद प्रकाश मलिक थे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है 1913 में भारतीय फिल्म के निर्माता, 1913 में भारतीय पहली फिल्म के निर्माता कौन थे? पहली फिल्म के निर्माता थे दादा साहेब फाल्के, दादा साहिब फाल्के। और इनको स्टूडेंट्स भारतीय सिनेमा का पिता भी कहते हैं, भारतीय सिनेमा जगत का पिता। इनके नाम से, दादा साहेब फाल्के के नाम से पुरस्कार भी है, पुरस्कार भी है। और इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। ये भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। और जो पहली फिल्म थी जो बनाई थी वो थी भाई राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो है पहली फिल्म थी। और यह स्टूडेंट्स इसमें आवाज़ नहीं थी, यह गूंगी फिल्म थी। बोलती फिल्म आलम आरा थी 1931। बोलती फिल्म आलम आरा
1931। इसमें 1931 देखिए 1913 में यह बनी थी, 1913 में गोंगी फिल्म भी बनी थी, और ये 13 का उल्टा करना है 1931 हो जाएगा, बोलती फिल्म बनी थी। और इन्हीं के नाम से इनको भारतीय सिनेमा जगत का पिता भी कहा जाता है, इन्हीं के नाम से सर्वोच्च पुरस्कार भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, किस देश को नील नदी का वरदान कहते हैं? किस देश को नील नदी का वरदान कहते हैं? नील नदी का वरदान कहते हैं, वरदान कहते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका इजिप्ट। इजिप्ट जिसका दूसरा नाम क्या है? मिस्र। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है ये स्टूडेंट्स। और काहिरा इसकी राजधानी है, काहिरा। और ये किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे स्थित है। इसको नील नदी को इसका वरदान इसलिए बोलते हैं, यदि ये नील नदी नहीं होती तो इजिप्ट भी सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका महाद्वीप में उत्तरी है, मेरी अफ्रीका महाद्वीप में उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा ये मरुस्थल है, उसका यह एक हिस्सा होता। तो नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय कब आरंभ हुआ था? भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय, मानक समय। तो स्टूडेंट्स यह आरंभ हुआ था 1 जनवरी 1906 ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश भारत में। और ये जो डिग्री मानी गई थी भारतीय मानक समय, कितना देशांतर है? तो हम बताएंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और यह मानक समय अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से आगे कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है, आगे। और मानक समय कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद, इलाहाबाद नैनो मिर्ज़ापुर से यह रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। और भारत ने, स्वतंत्र भारत ने इसको एडॉप्ट किया था 1947 में। अलग अलग क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत ने स्वीकार किया, स्वतंत्र भारत ने स्वीकार कब किया था? 1947 में। एक बार फिर से देखिए, भारतीय मानक समय ब्रिटिश भारत में स्वीकार किया गया 1 जनवरी 1906 को। भारतीय मानक समय रेखा पूर्वी देशांतर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय समय से यह 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। और कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद नैनो मिर्ज़ापुर से यह गुजरती है। इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में है। अब इसका नाम बदल दिया है प्रयागराज, प्रयागराज अब इसका नाम कर दिया है। तो ये जानकारी यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। कहता है, पत्थर, शिला, ईंट या लोहे पर लिखित जानकारी क्या कहलाती है? पत्थर, शिला, ईंट या लोहे पर लिखित जानकारी, लिखित जानकारी क्या कहलाती है? खालिस्तान कहलाती है। तो स्टूडेंट्स यह कहलाती है शिलालेख। शिला, शिला में वैसे भी पत्थर होता है, तो यह क्या कहलाती है? शिलालेख कहलाती है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका, इसको साफ कर लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट देखें भाई क्या कहता है। जनसंख्या के हिसाब से दूसरा बड़ा शहर, विश्व का दूसरा बड़ा शहर कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से विश्व का दूसरा बड़ा शहर, विश्व का सबसे बड़ा शहर किसके हिसाब से? जनसंख्या के अकॉर्डिंग,
जनसंख्या के अनुसार, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो यह है टोक्यो। और टोक्यो किसकी राजधानी है? ये राजधानी है स्टूडेंट्स आपकी जापान की। जापान की यह राजधानी है। कई बार इसकी मुद्रा पूछ लेता है, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा है येन। और इसको स्टूडेंट्स उगते हुए सूर्य का देश भी बोलते हैं। उगते हुए सूर्य का देश भी इसको कहा जाता है। डूबते हुए कहा जाए तो ब्रिटेन, डूबते हुए सूर्य का देश तो वो है आपका ब्रिटेन। और मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्यरात्रि के सूर्य का देश ये है आपका नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी पूछ ले तो ओस्लो, ब्रिटेन की राजधानी पूछ ले तो लंदन। तो इस तरह से जापान की पूछ ले राजधानी तो टोक्यो। और जनसंख्या के हिसाब से यह विश्व का सबसे बड़ा शहर है। दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर जो है स्टूडेंट्स वो दिल्ली का है, और जो भारत में है, भारत की राजधानी है। और तीसरा जो नंबर है वो आपका चीन देश का शहर है भाई। तीसरे नंबर का जो शहर है संघाई। तो पहला, दूसरा, तीसरा जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये शहर आपके सामने है। नेक्स्ट देखें, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो स्टूडेंट्स गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो था वो दिया था सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ है? वाराणसी। और वाराणसी कहाँ है? यूपी में है। तो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और इनका पहला उपदेश जो दिया था वो किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से यह जाना जाता है। जहाँ तक गौतम बुद्ध के जन्म की चर्चा है, जन्म आ जाता है कई बार इनका, तो 563 ईसा पूर्व कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में है। नेपाल की तराई में कपिल वस्तु के निकट है। और जहाँ इनके निर्वाण की बात करें, निर्वाण मतलब संत लोग जो होते हैं उनकी मृत्यु को निर्वाण बोला जाता है। तो ये था 483 ईस्वी पूर्व। और ये कहाँ हुई थी? कुशीनारा में हुई थी। कुशीनारा कहाँ पे है? भारत में है। जहाँ तक इनकी माता का नाम है, माता महामाया। पालन पोषण वाली माँ पूछ ले, ये जन्म से 7वें दिन एक्सपायर हो गई थी। पालन पोषण, इनका पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। नेक्स्ट देखें, इनके पुत्र का नाम, पुत्र तो राहुल था भाई। पुत्र का नाम इनका राहुल था। पिता का नाम सुदोधन था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ये इस तरह से एक आध पर्सन यहाँ से ज़रूर बन जाता है। महात्मा बुद्ध, इन्होंने बौद्ध धर्म चलाया था भाई महात्मा बुद्ध ने। और इनकी कितनी बौद्ध संगीतियाँ होती हैं प्रमुख? 4 बौद्ध संगीतियाँ होती हैं। कौन सी कहाँ हो, ये अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, मुंबई में स्थित है भाई। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कब इसकी नींव रखी गई? नींव रखी थी 1911 में। पूरा कब हुआ? पूरा हुआ था 1924 में। 1924 में यह पूरा हुआ था। 1911 में इसकी नींव रखी गई थी, गेटवे ऑफ इंडिया। और ये किसकी राजधानी है? मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी है। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है। नेक्स्ट है जीएसटी में टी टर्म्स का अर्थ क्या है? आसान क्वेश्चन है। जीएसटी में टी का अर्थ,
टी का अर्थ है स्टूडेंट्स टैक्स, इसका पूरे का अर्थ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। पहला लागू करने वाला स्टेट है असम, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, नेक्स्ट देखें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, तो नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्टूडेंट्स यूपी में है, यूपी में है। कई बार रावत भाटा पूछ लेता है, रावत भाटा कहाँ पर है, रावत भाटा राजस्थान में है, रावत भाटा राजस्थान में है। तारापुर कहाँ पे है, तारापुर, तो तारापुर जो है स्टूडेंट्स वो आपका, तारापुर जो है वो आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। जैतापुर पूछ लेता है, जैतापुर भी कहाँ है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। कुंडनकुलम और कल्पक्कम तमिलनाडु, कुंडनकुलम और कल्पक्कम ये दोनों कहाँ हैं, तमिलनाडु। तो इस तरह से ये भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। इनमें से ये पूछ ले कि पहला कौन सा है, तो तारापुर महाराष्ट्र, ये देश का फर्स्ट जो है वो स्टूडेंट्स परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर है। नेक्स्ट देखें, ये आपका रियर एडमिरल पद किस प्रकार की सेना में है। एडमिरल पद किस में होता है भाई, एडमिरल पद, तो एडमिरल पद, एडमिरल पद होता है नौसेना में, नौसेना में। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसको एक बार साफ कर लेते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई। प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर तो स्टूडेंट्स यह है मदुरई में स्थित है, मदुरई। और मदुरई कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और ये 6वीं शताब्दी में बनवाया गया था, शताब्दी में बनवाया गया था, बनवाया गया था क्या, मीनाक्षी मंदिर। तो ये पांड्य शासकों ने बनवाया था भाई, पांड्य शासक, पांड्य शासकों ने। दक्षिण भारत में उस समय पांड्य शासकों के समय में उस समय वास्तुकला जो है स्टूडेंट्स वो चरम पर थी। काफ़ी ये द्राविड़ शैली का मंदिर है, यदि मंदिर पूछ ले तो द्राविड़ जो है शैली का यह मंदिर है। और स्टूडेंट्स अपने आप में एक अजूबा है। पार्वती का अवतार माना गया है इनको, मीनाक्षी को किसका अवतार माना गया है, पार्वती का, पार्वती का अवतार इनको माना गया है। तो ये था मीनाक्षी मंदिर के बारे में, मदुरई तमिलनाडु में है ये। नेक्स्ट देखें भाई, पानी में डाला गया सिक्का तल से ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है। पानी में डाला गया सिक्का किस कारण से, पानी में डाला गया सिक्का तल से ऊपर, तल से ऊपर दिखाई देता है, क्यों। तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कई बार पानी में डुबोई गई पेंसिल आगे से मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। धुएं के पार वस्तुएं हिलती हुई क्यों दिखाई देती हैं,
प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश का माध्यम बदल जाता है तो प्रकाश की किरण भी थोड़ी सी अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण से, तो इसमें धुआं आ जाए, तारे आ जाएं, पानी आ जाए, तालाब तल आ जाए, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। नेक्स्ट देखिए, बायोगैस के घटक कौन कौन से हैं? तो क्वेश्चन है बायोगैस के घटक। तो बायोगैस के घटक हैं स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा तो ये CH4 या मीथेन, और इसमें CO2 भी होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह है। CH4 को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मीथेन। मीथेन। और इसको स्टूडेंट्स हम जो है कई बार ये पूछ लेता है कि धान की पराली में कौन सी गैस होती है? धान की पराली में, धान की पराली में कौन सी होती है? CH4 होती है। या फिर ये कहें कि भाई पशु जुगाली में कौन सी निकलती है? पशु जुगाली में, तो ये भी कौन सी निकलती है? CH4। मारस गैस किसको बोलते हैं? मारस गैस भी किसको बोलते हैं? CH4 को बोलते हैं। दलदली भूमि में कौन सी गैस होती है? दलदली भूमि में कौन सी होती है? CH4 होती है। गली सड़ी वनस्पति में कौन सी होती है? गली सड़ी वनस्पति में कौन सी होती है? CH4 होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। गोबर गैस प्लांट में कौन सी होती है? गोबर गैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट में भी कौन सी होती है? CH4 होती है। तो ये कई क्वेश्चन हैं इससे संबंधित, और आपके पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग 1% यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दाब खालिस्तान हो जाता है। तो देखें भाई, पहाड़ों पर चढ़ते समय, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, वायु दाब जो है वो कम हो जाएगा। और वायु दाब कम होने के कारण ही पहाड़ों पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जल का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी क्या होता है? कम होता है। और इसी कारण से पहाड़ों पर खाना देरी से बनता है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि पहाड़ों पर खाना देरी से क्यों बनता है? तो पहाड़ों पर खाने का देरी से बनने का कारण होता है क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है तो जल का क्वथनांक घटता है, और जल का क्वथनांक घटता है तो पानी में डुबोई गई जो खाद्य सामग्री है उसको टेम्परेचर कम मिलता है, और इसी कारण से खाना देरी से बनता है। यदि मैं एक उदाहरण दूं स्टूडेंट्स, तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर जो खाना है वो माउंट एवरेस्ट पर जल का क्वथनांक 68 डिग्री सेल्सियस है, जबकि धरातल पर जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब धरातल पर ऊष्मा ज़्यादा मिलेगी तो खाना क्या बनेगा? जल्दी बनेगा, और पहाड़ों पर ऊष्मा कम मिलेगी तो खाना क्या बनेगा? देरी से बनेगा। प्रेशर कुकर में भी यही स्थिति है। प्रेशर कुकर में जो है जल का क्वथनांक जो है और बढ़ जाता है, 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो खाना और जल्दी बनता है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, एक ये आपका जीवन किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं? क्वेश्चन है जीवन रक्षक धातु, तो ये रेडियम है भाई, रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मोल में कितने कण होते हैं? एक मोल में कण, तो देखिए इसको साफ कर लेते हैं। एक मोल में कण, एक मोल में, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 6.023 गुणा 6.023 गुणा 10 की पावर माइनस 23। डायरेक्ट डेटा है, आंकड़ा याद करने वाली बात है। तो नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, प्रोटॉन पर आवेश होता है, धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट देखें भी इसको साफ कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका, पौधों में पाए जाने वाले जाइलम का क्या कार्य है?
तो एक ये फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया था प्रश्न पत्र में ही, सारी चीज़ें यहाँ बता दी थी, एक बार फिर से देख लीजिए। पौधों में पाए जाने वाले जाइलम उत्तक समूह का क्या कारण है? पौधों में पाए जाने वाले जाइलम उत्तक समूह का कार्य है। पौधों में पाए जाने वाले जाइलम उत्तक समूह का कार्य है। उत्तक समूह का कार्य तो क्या करना है भाई? जल का परिवहन करना। जल का परिवहन। कई बार फाइलम उत्तक समूह पूछ लेता है, फ्लोएम उत्तक समूह, फ्लोएम उत्तक समूह पूछ लेता है। तो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन, कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करना इसका मुख्य कार्य है। तो ये था भाई आपका पौधों का और जल का। एक मिनट भाई। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या कहता है, नेक्स्ट है इसमें, निम्न में आहार श्रृंखला की शुरुआत होती है। कहाँ से होती है आहार श्रृंखला की शुरुआत? तो हरे पेड़ पौधों से आहार श्रृंखला की शुरुआत होती है। आहार श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से होती है? हरे पेड़ पौधों से। हरे पेड़ पौधों से आहार श्रृंखला की शुरुआत होती है। कोई भी आहार श्रृंखला है स्टूडेंट्स, पहले हरे पेड़ पौधे, फिर उनको शाकाहारी खाते हैं, फिर शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं। जिस तरह से एक आहार श्रृंखला है मैं आपके सामने बताता हूँ। हरे पेड़ पौधे कौन खाता है? हिरन खाता है। हिरन को कौन खाता है? शेर खाता है। तो शुरुआत कहाँ से हो गई? आहार श्रृंखला की हरे पेड़ पौधों से। हरे पेड़ पौधे ही क्या हैं? उत्पादक हैं। उत्पादक हैं। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो नहीं है कि सेंस में प्रश्न है, उत्तर आ जाएगा पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है स्टूडेंट्स बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की अंतःस्रावी, दोनों प्रकार की ग्रंथि है, ये जो है स्पेशल अंतःस्रावी नहीं है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, सफ़ेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है। तो सफ़ेद रक्त कणिकाओं का यानी कि WBC का कार्य पूछा है। WBC का कार्य तो क्या काम है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना। कई बार संख्या आ जाती है इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 7000 प्रति mm³। ये आपको ध्यान में रखना है। किस में काउंटिंग होती है इनकी? तो इनकी TLC में काउंटिंग होती है। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती है? बनाए रखती है। कई बार RBC अनुपात WBC भी पूछ लेता है पेपर में। तो 600:1 इनका अनुपात होता है, रेशियो होता है। नेक्स्ट है, किससे शक्ति का भंडार कहते हैं? तो भी शक्ति का भंडार कौन होता है स्टूडेंट्स? शक्ति का भंडार तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल इसको बोलते हैं। इसको एनर्जी क्वाइन भी बोलते हैं भी, एनर्जी क्वाइन भी कहते हैं, या ऊर्जा सिक्का भी कहते हैं इसको, ऊर्जा सिक्का भी कहते हैं। और इसमें जो है एनर्जी किस रूप में मिलती है? ATP के रूप में एनर्जी मिलती है, एडेनोट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी मिलती है। तो ये था भाई आपका स्टूडेंट्स प्रश्न पत्र 24। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा स्टूडेंट्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि भाई चैनल में क्या कमी है, क्या और हो जाए तो और बेस्ट हो। तो ये इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय भारत, जय हिंद।